हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्वेश्चन ऑफ शिक्षा। तो आज हम लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। किसका? जो कि हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके रिगार्डिंग में आज हम अपना लेक्चर दूसरा डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे? कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें हम कैबिनेट मिनिस्टर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर के बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें स्टेट मिनिस्टर, स्टेट ऑफ मिनिस्टर। इसमें 2 डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारा स्टेट ऑफ मिनिस्टर जिसके पास इंडिपेंडेंट चार्जेस होगा, इंडिपेंडेंट चार्ज। एक होगा हमारा स्टेट मिनिस्टर, स्टेट ऑफ मिनिस्टर। उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे डिप्यूटी मिनिस्टर के बारे में। डिप्यूटी मिनिस्टर, ये कंपोजिशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर में हम ये 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम किचन के यानी कि किचन मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। किचन मिनिस्टर। फिर हम बात करेंगे काउंसिल मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे रोल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर का क्या क्या रोल रहता है आज के लेक्चर में। यानी कि लेक्चर जो 2 होगा हमारा, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 डिस्कस कर लिया है। लेक्चर 3 जो होगा हमारा, उसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या पूछने की जो चांसेस होंगे उसको हम डिस्कस लेक्चर 3 में करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का जो मेन पर्पस है वो ये होगा कि आपका कोई जो डाउट है वो दोबारा से क्लियर हो जाए और एक ओवरव्यू मिल जाए कि हमने चैप्टर में क्या-क्या डिस्कस किया और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर या जो अभी हम एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है जो कवर कर रहे हैं वो किस किस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जैसे कि आप बात कर सकते हैं यूपीएससी की बात हो गया, पीएससी की बात हो गया, एसएससी की बात हो गया, रेलवे, या जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ईपीएफओ ही क्यों ना हो, पॉलिटी एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। तो हर एक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या अगर आप 11th क्लास में हैं तो उसमें जो हमारी सेकंड बुक है उसमें भी आपको ये समझने में हेल्प करेगा। या आप बात करते हैं जो स्टूडेंट ऑलरेडी स्कूलिंग में है तो उसे भी जो पार्लियामेंट्री वाला जो सेक्शन है उसके लिए ये चैप्टर जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अभी हम एम लक्ष्मीकांत का थर्ड पार्ट कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं जो कि है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें ऑलरेडी हमारा जो चैप्टर था 18 प्रेसिडेंट उसको कंप्लीट कर लिया है। प्रेसिडेंट कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 19 था हमारा, सॉरी चैप्टर 17, चैप्टर 18 था हमारा वाइस प्रेसिडेंट, उसको भी कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 19 था हमारा प्राइम मिनिस्टर, उसको भी कंप्लीट कर लिया है। अभी हम चैप्टर 20 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका कंप्लीट कर लिया है और इन दोनों पार्ट का आपको 2 टेस्ट भी मिल जाएगा। इस सारे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या-क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने आर्टिकल 74 में डिस्कस किया था कि आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहता है। फिर हमने 75 के बारे में डिस्कस किया था कि 75 के अंदर क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं, किसके रिगार्डिंग में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग में। ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था।
फिर आगे हमने डिस्कस किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अदर आर्टिकल्स रिलेटेड है किसके लिए, काउंसिल मिनिस्टर के लिए, उसके बारे में डिस्कस किया था, आर्टिकल 77, आर्टिकल 78 और आर्टिकल 88 के बारे में। फिर हमने क्वालिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो इसे हम सामूहिक जिम्मेदारियां कहते हैं, उसको डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक काउंसिल मिनिस्टर के बारे में, जिसे व्यक्तिगत जिम्मेदारी कहते हैं, उसको डिस्कस किया था। फिर हमने नॉन लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि भारत में कोई भी कानून जिम्मेदारी नहीं है, इसके बारे में डिस्कस किया था। और क्या डिस्कस किया था, किस तरीके से अपॉइंटमेंट की जाती है मिनिस्टर्स के बारे में, उस पे भी हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो कंपोजिशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो कैसे, तो 4 मिनिस्टर का कंपोजिशन हमें इसमें देखने को मिलता है। पहला है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा है हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसके पास इंडिपेंडेंट चार्जेस रहते हैं, यानी कि राज्य मंत्री जिसके पास स्वतंत्र प्रभार रहता है। फिर बात करेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में और डिप्यूटी मिनिस्टर का। ये 4 कंपोजिशंस को मिला करके हमारा क्या बनता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है। सबसे पहले हम समझते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में। अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलता है प्रोटोफोलियोज में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में देखने को मिलता है। अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर में हमें होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ये सारी मिनिस्ट्री देखने को मिलते हैं, यानी कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है वो हमें कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में देखने को मिलता है। अगर हम जनरली बात करते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर में मात्र 18 से 25 ही मिनिस्टर हमें देखने को मिलता है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं हमारी पॉलिसीज़ के लिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो देश के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है उसमें वो अपना काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए हमारी कंट्री में क्या है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब बात करते हैं जो दूसरा है हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसे इंडिपेंडेंट चार्जेस रहता है, उसके बारे में। तो जो मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट है वो सेम फंक्शंस रहता है, सेम उनके पास पावर रहता है जो कैबिनेट मिनिस्टर के पास रहता है। लेकिन जो स्टेट मिनिस्टर है यानी कि मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट है, वो सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट और अपनी ही मिनिस्ट्रीज में वो पावर और फंक्शंस को एंजॉय करते हैं। यानी कि जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर अपने फंक्शंस, अपने पावर्स का यूज़ करता है अपने नेशंस के लिए पॉलिसीज़ बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए, उसी तरीके से जो स्टेट मिनिस्टर है यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, सेम वही फंक्शंस, सेम वही पावर को एक्सरसाइज़ करता है, यानी कि सेम वही पावर एन्जॉय करता है, लेकिन अपनी मिनिस्ट्रीज़ और अपने डिपार्टमेंट के अंदर। फिर बात करते हैं कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर का सदस्य नहीं होता है। उन्हें वो जो स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो तब तक कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं जब तक उन्हें इनवाइट नहीं किया जाता है। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उन्हें कैबिनेट की मीटिंग में कभी-कभार क्या है इनवाइट किया जाता है, ख़ास करके तब जब उनके डिपार्टमेंट या उनके मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्या करना हो, कोई लॉ बनाना हो या कोई चेंजेस लाना हो या कोई पॉलिसीज़ बनाना हो, तो उस टाइम पे क्या है कैबिनेट के द्वारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट को क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है कि आप मीटिंग अटेंड कर कीजिए। आपके डिपार्टमेंट या आपके मिनिस्ट्री से रिगार्डिंग हमें कुछ पॉलिसीज़ बनानी है या एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग कोई जो भी पॉलिसीज़ बनाना हो उसके रिगार्डिंग में, तब कैबिनेट के द्वारा क्या किया जाता है, मीटिंग में इनवाइट किया जाता है किसको, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को। यही चीज़ आपको यहाँ पे हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा।
आगे अगर बात करते हैं, एक आता है हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब देखिए, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उनको कुछ चार्जेस दिए जाते हैं, उनके पास कुछ डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जिसके हेड जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हेडेड किसके द्वारा किए जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा हेडेड किए जाते हैं, और अलाउडेड किए जाते हैं स्पेसिफिक आइटम्स काम करने के लिए, जो कि रिलेटेड होता है किससे, रिलेटेड जो रहता है उनकी मिनिस्ट्रीज से, और हेड किया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। किसके द्वारा हेड किया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। तो वहीं पे बात करते हैं, बाय द जो लार्ज मिनिस्टर्स हैं वो किसके अंदर काम करते हैं, वो सुपरवाइजेंस और गाइडेंस के तहत काम करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। यानी कि कुल मिला के ये जो मंत्री कैबिनेट है, मंत्रियों की देखरेख और मार्गदर्शन में भी ये क्या करते हैं, काम करते हैं। चौथा आता है हमारा, जो फोर्थ आता है वो आता है डिप्यूटी मिनिस्टर। अगर हम डिप्यूटी मिनिस्टर की बात करते हैं तो ये एक लोएस्ट रैंक के मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं हमें। ये इंडिपेंडेंट चार्जेस नहीं रहते इनके पास, ना इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री रहती ना डिपार्टमेंट रहता है। ये जनरली काम करती है, जनरली किससे यानी कि अटैच रहते हैं, किससे ये जुड़े हुए रहते हैं, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट से की है क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव में, पॉलिसी में, जो भी पार्लियामेंट्री ड्यूटीज है उसमें वो क्या करते हैं, जुड़े रह करके उसमें उनकी हेल्प करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि हमने लेक्चर 17 और लेक्चर 18 में डिस्कस किया था। चैप्टर जो हमारा 17 था वो था प्रेसिडेंट के बारे में, और चैप्टर 18 था वो हमारा था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब यहाँ से ये समझिए कि उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किसी कंडीशंस वश हमारी कंट्री में अगर प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं या उनकी वैकेंसी खाली हो जाती है, तब उनकी जगह पे तब तक कौन काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, जब तक कि प्रेसिडेंट की वैकेंसी फुलफिल ना हो जाए। तो उसी तरीके से जो डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं वो हेल्प करने के लिए रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव में, पॉलिटिकल में और पार्लियामेंट्री ड्यूटीज में। फिर बात करते हैं, जो डिप्यूटी मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट के कंस्टिट्यूट पार्ट नहीं रहते हैं, यानी कि वो कैबिनेट की मीटिंग भी अटेंड नहीं करते हैं। तो ये काम होता है डिप्यूटी मिनिस्टर्स का कि वो बस हेल्प करे किसकी, तो कैबिनेट मिनिस्टर की और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की। तो इन चार मिनिस्टर्स को मिला करके क्या बनता है, हमारा कंपोजिशन ऑफ काउंसिल्स मिनिस्टर बनता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है किचन कैबिनेट। अब बात करते हैं कि किचन कैबिनेट किसे कहते हैं। अगर हम किचन कैबिनेट की बात करते हैं तो हर एक प्राइम मिनिस्टर के अंडर में क्या रहता है, एक इनर कैबिनेट रहता है। अगर हम इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेशंस की टाइम पे बात करते हैं, यानी कि जब हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी थी, उस टाइम पे जो इनर कैबिनेट है यानी कि जो किचन कैबिनेट है वो काफी ज्यादा क्या था, पावरफुल हमें देखने को मिलता है। अगर हम किचन कैबिनेट की बात करते हैं तो उसमें मेनली 2 से 4 ही मिनिस्टर्स रहते हैं, जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कॉलेजेस रखते हैं प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के साथ। यानी कि ये समझिए जो किचन कैबिनेट है या जो इनर कैबिनेट है उसमें जो 2 या 4 जो मिनिस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा भरोसेमंद रहते हैं, काफी ज्यादा स्पेशल्स रहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे ज्यादा या तो जो फेथफुल पर्सन होगा, यानी कि जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास होगा, या जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा या काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, तो प्राइम मिनिस्टर उसे क्या करते हैं, अपने इनर कैबिनेट में रखते हैं। चाहे उसमें उनका फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर्स हो सकता है, कोई मिनिस्टर हो सकता है, या कोई और अदर सदस्य हो सकता है जिस पे प्राइम मिनिस्टर को काफी ज्यादा क्या हो, फेथ हो। तो किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए डिस्कस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर अपने अंडर एक इनर कैबिनेट रखता है, जिसे हम किचन कैबिनेट भी कहते हैं। तो इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं, आउटसाइडर भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर्स हो सकता है, या प्राइम मिनिस्टर
या हम बात कर सकते हैं कोई भी मिनिस्टर्स इसमें इंक्लूड रह सकते हैं। तब जाकर के क्या रहता है, ये किचन कैबिनेट हमें देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, जो मेंबर ऑफ जो किचन कैबिनेट है, वो एडवाइस करते हैं किसको? प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने का काम करते हैं। यानी कि जो भी किचन कैबिनेट होता है, वो प्राइम मिनिस्टर को जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हो गया, इसके रिगार्डिंग में या कोई भी लॉ मेकिंग हो गया, तो इनमें उसमें डिस्कशंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इनकी जो मीटिंग होती है, वो किनके अंडर में होती है? कैबिनेट की जो मीटिंग होती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर के अंडर में हमें देखने को मिलती है। इनकी सप्ताह में 1 बार मीटिंग होती है। यदि कोई ज़्यादा नेसेसरी कंडीशंस है, ज़्यादा नेसेसरी यानी कि कोई विपत्ति जैसी काल से या काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें 1 वीक में कई मीटिंग या 1 दिन में कैबिनेट मिनिस्टर की कई मीटिंग हमें देखने को मिलती है। तो ये था हमारा किचन कैबिनेट, जिसे हम हिंदी में रसोई मंत्रिमंडल भी कहते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा काउंसिल मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस देखने को मिलता है, वो मिलता है मंत्री के लेंथ में। मंत्री के लेंथ में मतलब है कि मंत्री की जो मेंबर्स हैं, उनके साइज में पहला डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम काउंसिल मिनिस्टर्स की बात करते हैं, तो इसमें 60 से लेकर के 70 मिनिस्टर्स के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर हम इसमें बात करते हैं, तो जितनी भी जो 3 कैटेगरीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं, इसमें वो क्या रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं। पहला रहता है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट और तीसरा रहता है हमारा डिप्यूटी मिनिस्टर। फिर वहीं पे बात करते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनकी मीटिंग हमें बहुत कम टाइम्स देखने को मिलती है, क्यों? क्योंकि इनकी जो संख्या होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं, इसका कोई भी सामूहिक कार्य हमें देखने को नहीं मिलता। इनकी जो मीटिंग्स होती है, बहुत कम देखने को मिलती है कंपेयर टू कैबिनेट मिनिस्टर्स की। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके पास बहुत से पावर्स देखने को मिलते हैं, बट लेकिन थ्योरी में हमें देखने को मिलता है, प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता। फिर बात करते हैं कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनके जो फंक्शंस हैं, वो डिटरमाइनेड रहते हैं किसके द्वारा? कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। यानी कि इनके जो कार्य है, वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो भी काम होगा, जो भी फंक्शंस होगा, वो कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा क्या किया जाएगा? निर्धारित किया जाएगा, डिटरमाइंड किया जाएगा। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस जो हमारा संविधान है, उसमें बात करते हैं, तो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात रखी गई है। इनका क्या साइज़ होगा, वो मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसमें टोटल कितने मिनिस्टर्स रहेंगे, कितने मिनिस्टर्स नहीं रहेंगे, ये डिफाइन नहीं किया गया है। ये प्राइम मिनिस्टर अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसकी संख्या बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। तो ये चीज़ मेंशन है, लेकिन जो एक्चुअली साइज़ है कि कितना साइज़ होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। फिर बात करते हैं, जो भी सैलरीज़ हैं या अलाउंसेस हैं, वो एक्ट ऑफ 1952 के द्वारा क्या है, डिफाइन किए गए हैं मिनिस्टर्स की, और जो मेंबर्स ऑफ जो काउंसिल मिनिस्टर है उसके, जिसमें कि इंक्लूडेड है डिप्यूटी मिनिस्टर भी इसमें क्या है, इंक्लूडेड। वहीं पे बात करते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के लिए, यानी कि सीधा-सीधी लोकसभा के लिए क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेगा। ये था हमारा काउंसिल मिनिस्टर। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में। अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, तो कैबिनेट मिनिस्टर की जो मेंबर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर में जो मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं, हमें काउंसिल मिनिस्टर के कंपेयर में कम देखने को मिलते हैं। यानी कि जहाँ पे हमें काउंसिल मिनिस्टर के जो मिनिस्टर्स थे, वो 60 से 70 देखने को मिल रहे थे। यहीं पे हमें कैबिनेट मिनिस्टर की जो मिनिस्टर्स हैं, वो 15 से 20 के बीच में देखने को मिलेगा। वहीं पे बात अगर करते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उसमें सिर्फ़ कैबिनेट मिनिस्टर ही इंक्लूड रहते हैं, उसमें
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो डिप्यूटी मिनिस्टर्स है वो सब इंक्लूड नहीं होते। फिर वहीं पे बात करते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनकी मीटिंग फ्रिक्वेंटली होती रहती है, हफ्ता में होती रहती है, हफ्ते में कम से कम एक बार इनकी मीटिंग होती रहती है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो उनकी मीटिंग हमें फ्रिक्वेंटली देखने को नहीं मिलती है। इसका मेन कारण क्या है कि उनके साइज में बड़ा हो कंपेयर टू कैबिनेट मिनिस्टर्स। वहीं पे अगर हम आगे बात करें, अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशंस है या अर्जेंट है तो हमें वीक में एक बार से ज़्यादा भी मीटिंग देखने को मिलती है। कई-कई अगर और भी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस है तो एक दिन में कई मीटिंग्स भी हमें देखने को मिलती है। फिर वहीं पे बात करते हैं इनकी जो एक्सरसाइज़ेज़ है, इनकी जो प्रैक्टिसेज़ है, इनकी जो पावर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो क्या है? अगर बात करते हैं जो भी मंत्रिपरिषद की जो शक्तियों का जो प्रयोग है, वो क्या है? उनके व्यवहार यानी कि और इस प्रकार के बाद कार्य करता है। जैसे ये वाला जो लाइन है आप ये देख सकते हैं कि जो इनकी जो एक्सरसाइज़ेज़, प्रैक्टिसेज़ हैं, पावर्स ऑफ द जो काउंसिल मिनिस्टर है, वो एक्ट्स के द्वारा किए जाते हैं। फिर बात करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो टेकिंग पॉलिसी डिस्कस द बाइंडिंग ऑफ ऑल मिनिस्टर्स, यानी कि डायरेक्ट अगर हम बात करते हैं, जो भी नीतिगत है या जो नीतिगत निर्णय लेने की जो परिषद को जो निर्देशित करता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि अगर आप पहले वाले स्लाइड्स में देखो, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो भी फंक्शंस होते हैं, वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना भूल गया था कि जो भी डिसीजंस कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? हमारा काउंसिल मिनिस्टर करता है। ठीक है? तो यहीं पे ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? काउंसिल्स मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं या एक निर्देश, एक डायरेक्शंस देते हैं कि किस डायरेक्शंस में उन्हें पॉलिसी बनाना है। और वो पॉलिसी सबकी वो जो एडवाइस है या जो डिसीजंस लिए जाते हैं, हर एक काउंसिल मिनिस्टर्स के लिए वो क्या रहता है? बाइंडिंग हमें देखने को मिलता है। फिर ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि जो भी डिसीजंस काउंसिल मिनिस्टर्स के द्वारा लिए सॉरी कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं, वो काउंसिल मिनिस्टर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। अब देखिए, वो 1978 में क्या हुआ था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। इसमें तो आर्टिकल 352 में। इसमें क्या अगर हम बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कैबिनेट मिनिस्टर के रिगार्डिंग में ओरिजिनल कोई भी टैक्सेस देखने को नहीं मिलता, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर के रिगार्डिंग में हमारे संविधान में कोई भी प्रावधान आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आर्टिकल 332 और सिर्फ इतना डिफाइन करता है, यानी कि उसमें सिर्फ कैबिनेट के द्वारा बात कही गई है। यानी कि अगर आप बात करते हैं आर्टिकल 352 में केवल कैबिनेट को यह कहते हुए परिभाषित किया गया है कि प्रधानमंत्री और अनुच्छेद 75 के तहत क्या कर सकता है? कैबिनेट को अपॉइंटमेंट कर सकता है। बस इतनी सी बात रखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर बात इसमें ये भी कही गई है कि जो अन्य मंत्री से भी क्या है बनी जो परिषद है, और इसी शक्तियों का क्या होगा? कार्य वर्णन नहीं किया गया, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फंक्शंस होंगे, क्या पावर्स होंगे, इन सबको डिस्क्राइब आर्टिकल 75 में नहीं कहा किया गया। अगर हम अदर वर्ड में बात करते हैं, जो पॉलिटो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है, वो किसके? ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री के ऊपर बेस है। ये बात भी हमें पता है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ब्रिटेन से अडॉप्ट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में, या हम बात करते हैं जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको हमने अडॉप्ट किया है। लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो भी क्या रहेगा, यानी कि ये संसद के निचले सदन के प्रति क्या रहेगा? मंत्री परिषद यानी कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो क्या करेगा? जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको लागू करेगा। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर के बीच में। अब जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ कैबिनेट। क्या है रोल ऑफ कैबिनेट?
मैं रोल ऑफ कैबिनेट से बात को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा आपको हमारी कंट्री का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें कहाँ से कनेक्टेड है हमारी गवर्नमेंट से और कैसे कनेक्टेड है। आप देखो, सबसे पहले अगर हम देखते हैं अपने इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, इंडियन गवर्नमेंट, तो हमें पता है कि इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला है हमारा जुडिशरी, पहला है हमारा जुडिशरी। दूसरा है हमारा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है हमारा लेजिस्लेटिव। जुडिशरी को हम न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव को हम कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव को हम विधायिका भी हिंदी में बोलते हैं। अगर बात करते हैं, सबसे पहले आप जुडिशरी को समझो, चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ। अब जैसे आप अगर जुडिशरी की बात करते हैं, तो जुडिशरी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें इसमें एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी देखने को मिलता है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट, तो ये जुडिशरी का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। यहीं पे अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो एग्जीक्यूटिव में हमें 2 चीज देखने को मिलता है। एक हमें देखने को मिलता है यूनियन, और दूसरा हमें देखने को मिलता है स्टेट। ये हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। अगर हम यूनियन की बात करें, तो यूनियन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है प्रेसिडेंट, फिर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे पे हमें प्राइम मिनिस्टर, चौथे पे हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर बात करते हैं पांचवे पे हमें क्या देखने को मिलता है, कैग, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये स्ट्रक्चर्स हमें एग्जीक्यूटिव में यूनियन यानी कि सेंट्रल लेवल पे देखने को मिलता है। वही चीज अगर हम स्टेट लेवल की बात करें, स्टेट पे, तो स्टेट में सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट की जगह पे हो जाएगा गवर्नर, फिर चीफ प्राइम मिनिस्टर की जगह पे हो जाएंगे हमारे चीफ मिनिस्टर। फिर वहीं पे बात करते हैं तीसरे पे हमें स्टेट मिनिस्टर यानी कि स्टेट काउंसिल मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, और चौथे पे हमें स्टेट के अटॉर्नी यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एडवोकेट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये हमें स्टेट लेवल पे देखने को मिलेगा। अगर अब हम बात करते हैं इसके बारे में, लेजिस्लेटिव के बारे में, तो लेजिस्लेटिव भी हमें क्या है, 2 तरीके के देखने को मिलेगा। एक होगा हमारा यूनियन पे, और दूसरा मिलेगा हमें स्टेट पे। यूनियन मतलब हो गया आपका सेंट्रल लेवल पे, स्टेट मतलब हो गया स्टेट लेवल पे। ठीक है। अब जैसे देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं यूनियन में, आपको क्या देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, इसमें हम ग्रीन कलर रख लेते हैं, जिसमें आपको पार्लियामेंट देखने को मिलेगा।
और स्टेट पे अगर हम बात करते हैं तो स्टेट पे आपको मिलेगा स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस तरीके से मिलकर के हमारी कंट्री का बनता है गवर्नमेंट, यानी कि हमारी कंट्री का, भारत का, जिसे हम कहते हैं भारत सरकार, भारत सरकार। आपको सेंट्रल और स्टेट लेवल पे दो तरीके की भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। अगर जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में हमारी कंट्री का एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हाई कोर्ट की बात करते हैं, हर एक स्टेट का आपको खुद का हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर और दिल्ली, ये दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें आपको खुद का हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट का खुद का अपना पर्सनली हाई कोर्ट है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट की बात करते हैं तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिलेगा हर एक स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इस तरीके से क्या है, हमारे कंट्री का एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव, एक पूरा गवर्नमेंट फॉर्म होता है। तो अभी जो हम सारे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। अब आपको याद होगा कि चैप्टर हमने जो 17 था वही डिस्कस किया था हमने प्रेसिडेंट के बारे में, जिसे हम हेड ऑफ द नेशंस कहते हैं, हेड ऑफ द नेशन। उसी तरीके से जो चैप्टर हमारा 18 था वो था हमारा वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। और हमने चैप्टर जो 19 डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था प्राइम मिनिस्टर के बारे में। और अभी जो हम चैप्टर 20 डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो अभी तो हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, जब हम अगला पार्ट डिस्कस करेंगे उस पे आ जाएंगे हम स्टेट लेवल पे। तो ये सारी चीजें हम स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जब डिस्कस करेंगे तो ये सारे पॉइंट हम स्टेट पे डिस्कस करेंगे। तो आपको एक ओवरव्यू पता चल गया होगा कि हमारी कंट्री का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो कैसे फॉर्म हो रहा है और कैसे वर्क कर रहा है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है, काउंसिल मिनिस्टर्स है वो। तो अभी हम क्या करेंगे, अब समझते हैं किसके बारे में, क्या रोल होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का। अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर्स के रोल की बात करते हैं तो इनके पास हाईएस्ट डिसीजंस मेकिंग अथॉरिटी देखने को मिलती है हमारी कंट्री के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बनाने के लिए। फिर बात करते हैं चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी कौन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो कौन होता है वो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर होता है। कौन होता है, कैबिनेट मिनिस्टर। अब एक चीज याद रखना, हर एक कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होगा, आपको काउंसिल मिनिस्टर देखने को मिलेगा, यानी कि ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स आर ऑल्सो काउंसिल मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑल काउंसिल मिनिस्टर्स आर नॉट कैबिनेट, कैबिनेट यानी कि अगर बात करें तो जितने भी जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो सभी आपको काउंसिल मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन जितने भी जो काउंसिल मिनिस्टर वो आपको कैबिनेट मिनिस्टर देखने को नहीं मिलेगा। फिर वहीं पे बात करते हैं इनके बारे में, तो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन, तो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर। फिर चीफ कोऑर्डिनेटर है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, तो कौन, कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में हमें देखने को मिलता है। फिर एडवाइजरी बॉडी है जो कि किसको, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है एडवाइस की जाती है, और उसमें क्या रहता है, एडवाइस बाइंडिंग ऑन हिम, यानी कि यह राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकार के रूप में काम करते हैं और इनकी सलाह उनके लिए क्या है, बाध्यकारी हो जाती है, यानी कि बाइंडिंग हो जाती है। 6 पॉइंट में बात करते हैं, कोई भी जब क्राइसिस मैनेजर्स होते हैं या कोई भी क्राइसिस सिचुएशंस आती है
तो उसमें जो मैनेजर होते हैं, जो चीफ मैनेजर होते हैं, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन से जो डील करते हैं, मैनेज करते हैं, उसमें कौन पार्ट काम करता है? हमारा कैबिनेट मिनिस्टर ही काम करता है। कौन काम करता है? कैबिनेट मिनिस्टर। जो भी फाइनेंशियल और लेजिस्लेटिव मैटर से रिलेटेड जो भी डील्स करना हो, वो किसके द्वारा किया जाता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं जो भी हायर अपॉइंटमेंट्स है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी हो गया, सीनियर सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, तो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा ही क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। फिर बात करते हैं जो भी फॉरेन पॉलिसीज हो गया या फॉरेन अफेयर्स हो गया, उसके रिगार्डिंग में कौन डील करता है? तो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर ही डील करता है। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें कौन कौन से मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं? प्राइम मिनिस्टर तो इंक्लूड होगा ही होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिफेंस मिनिस्टर, फिर बात करते हैं हमारा फॉरेन अफेयर यानी कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, फिर हमारे जैसे होम मिनिस्टर हो गया। ये सारे मिनिस्टर जो हाई रैंक के जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स में इंक्लूड रहते हैं, सारे मेंबर्स रहते हैं। इसीलिए जितनी भी जो हाई डिसीजंस लिए जाते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने काउंसिल्स मिनिस्टर्स को काफी ज्यादा ब्रीफली हमने डिस्कस किया, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में डिस्कस किया। यानी कि हमने जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर 20, उसको हमने 2 लेक्चर्स में आज कंप्लीट कर लिया। अब जो थर्ड लेक्चर होगा वो हमारा एमसीक्यू होगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले एक बार आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ लेना, इसकी वीडियो देख लेना। जब हम लेक्चर थर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एक ओवरव्यू और आपका एक जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस की हेल्प से हम आपकी जो डाउट्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आ रही होगी। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।